नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस के डायरेक्शन में अब मध्य प्रदेश पुलिस जांच करेगी। फिलहाल एमपी पुलिस किसी भी बिंदु पर जांच नहीं करेगी। कार से फरीदाबाद से कोटा झालावाड़ा होते हुए उज्जैन पहुंचा था विकास दुबे, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। पूछताछ में विकास दुबे अब ने कई जानकारी दी है और कई छुपाई है। वेरिफिकेशन यूपी पुलिस के कहने पर ही मध्य प्रदेश पुलिस करेगी। एमपी पुलिस जिस आनंद तिवारी के बारे में चर्चा चल रही है, जिस आनंद तिवारी ने शरण दी थी, उसे भी विकास दुबे ने नहीं पहचाना था। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है। एसआईएस के सिक्योरिटी गार्ड आनंद तिवारी की भूमिका संदिग्ध है, ये भी कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग चीजें हैं। जिस सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा था उसको भी विकास ने नहीं पहचाना था, ये भी जानकारी मिल रही है। तो साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिस आनंद तिवारी की बारे में बार बार चर्चा बहुत तेज थी कल, वो भी अभी संदिग्ध है। उसके बारे में भी कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह तय है कि अब जो पूरी जांच पड़ताल होगी वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के कहने पर, उनके अब जो डायरेक्शन होगा उसी के आधार पर होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ताजा जानकारी, अब किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा मध्य प्रदेश के लिहाज से? आज बिल्कुल लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे और इस बात को लेकर ये सवाल किए जा रहे थे कि एमपी पुलिस की क्या भूमिका इस पूरे मामले में थी। एमपी पुलिस क्या कर रही थी जिस दौरान ये विकास दुबे एमपी पुलिस को चकमा देते हुए बॉर्डर में घुसा और कई राज्यों की पुलिस को चकमा देते हुए उज्जैन तक पहुंचा। कई तरीके के सवाल थे, लेकिन अब इन सवालों पर पुलिस ने विराम लगाने का काम किया है और अब पुलिस किसी भी बिंदु पर जांच नहीं करेगी, चाहे वो सुरक्षा गार्ड का बिंदु हो जिसकी भूमिका संदिग्ध आई हो, आनंद तिवारी जिसने शरण दी हो उसका मामला हो, उस पर भी जांच नहीं करेगी। इसके अलावा उसने सुरक्षा में जो सेंधमारी की है उसको लेकर भी जांच नहीं करेगी। तो अब जांच की दिशा किस तरफ तय होगी ये यूपी पुलिस तय करेगी और यूपी पुलिस ही बताएगी कि क्या जानकारी उसे चाहिए, किन किन जानकारियों पर उसे वेरिफिकेशन चाहिए, जिस रूट से वो एमपी में इंटर हुआ था, उज्जैन पहुंचा था, सीसीटीवी फुटेज उसे चाहिए। तो कुल मिलाकर यूपी पुलिस के डायरेक्शन में उसकी मदद करेगी, उसका वेरिफिकेशन तमाम जानकारियों को लेकर एमपी पुलिस करेगी। तो यहाँ पे एमपी पुलिस ने साफ कर दिया है कि उसने विकास दुबे को पकड़ा था, उसके बाद उसने पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी पुलिस की टीम आई थी, उसका इस जांच से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने किसी तरह से इस पर एफआईआर दर्ज नहीं की। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश पुलिस होगी उसी का डायरेक्शन अब मध्य प्रदेश पुलिस फॉलो करती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। आज जहां गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, वहां का जायजा हमारे सहयोगी अमित गंजू ने लिया। किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है, गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 700 किलोमीटर का एक लंबा सफर करके चंद 10 से 12 किलोमीटर का टोटल पैसेज रह गया था, जिसके बाद इतनी बड़ी एक घटना हुई। इसमें हालांकि एसटीएफ के कुछ जवान भी चुटिल हुए हैं और उसका फायदा उठाने के बाद आप देखिए किस तरह रस्सी से पूरा पैसेज कवर किया गया है। यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, एसपी ग्रामीण ब्रिजेश श्रीवास्तव साहब भी हैं, तमाम लोग। ऐसा नहीं है कि लेकिन मैं सर से ही जानना चाहूँगा, ब्रिजेश सर, सर एक्सीडेंट हुआ, आपके जवान ने कुछ आपके चोट खाए सर? सारी चीजों को देख लेते हैं, फिर आपको अग्रिम अपडेट करेंगे। लेकिन गाड़ी की हालत देखिए कैसे ओवरटर्न हुई है, इसका शीशा, इसको गिरने का फायदा आगे तक के बम्पर देखिए कैसे टूट के गिरा है। स्पीड में गाड़ी निश्चित तौर पर रही, इसके पीछे जब गाड़ी आई है उसके बाद इसको ओवरलुक किया गया होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरक्षा की बात की जाती पूरे घेरे में, और गाड़ी जब टर्न हुई है तो उसने शातिर था, उसने भागने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ टोटल 4 लोग इसमें थे, ड्राइवर के अलावा 4 लोग ऐसे हमारे सूत्र बता रहे, जिसमें एक विकास दुबे, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर, यानी टोटल इतने लोग इस गाड़ी में थे। इसके पीछे जो गाड़ी जब तक वो समझ पाते तो भागने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं खबर जबलपुर से। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत का
बयान सामने आया है। विकास दुबे एनकाउंटर पर वो बोले, जिसने इतना विभत्स अपराध किया उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन पुलिस जांच करे कि कौन कौन विकास दुबे की मदद कर रहे थे। एक अपराधी मारा गया, ये महत्वपूर्ण विषय नहीं, मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। किसी अपराधी के पीछे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। विकास दुबे को संरक्षण देने वाले भी बेनकाब होने चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक अपराधी मारा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं ना होना चाहिए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है, मैंने बड़े जो परिवार के लोगों को देखा, जो उनकी मांग थी कि पूरी जांच होना चाहिए। अपराधी मारा गया, उसने अपराध किया, पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस वालों की हत्या की, भागने का प्रयास किया, पुलिस ने अपना काम किया, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ ये कि हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ऐसा दुर्दांत अपराधी इतने लंबे समय से जो बेखौफ अपराध कर रहा था, जिसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने 8 अपना कर्तव्य निभाने वाले पुलिस के हमारे अधिकारियों को, जवानों को शहीद कर दिया, उसके पीछे किसका संरक्षण था, उसके सर पे। दिग्विजय सिंह ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 4 दिन में 3 एनकाउंटर का घटनाक्रम एक सा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुलिस ने ऐसे खूंखार आदमी को कचकड़ी क्यों नहीं लगाई। एमपी पुलिस को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस इसका श्रेय लेना चाहती है, लेकिन विकास दुबे को तो निजी सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों ने पकड़ा था। हालांकि दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि ऐसे अपराधी की हश्र यही होना था। का एक आपराधिक रिकॉर्ड था इसका, अंतोगत्वा किसी दिन तो ये होना ही था। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जिस प्रकार से वो सरेंडर हुआ या गिरफ्तार हुआ, मध्य प्रदेश पुलिस श्रेय लेना चाहती है, लेकिन ये बात साफ है कि उसको सिक्योरिटी पुलिस, जो निजी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग थे, उन्होंने उसको पकड़ा था। मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी भी नहीं थी। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि उसने उज्जैन क्यों चुना, मध्य प्रदेश क्यों चुना। मुझे जो लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस से इनकाउंटर होने की संभावना से बचने के लिए, और फिर जो जिसका एक आशंका थी वही हुआ। यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया और 3 इनकाउंटर हुए हैं पिछले 4 दिन में यूपी पुलिस ने जो किए हैं, 2 इसके साथी के और इसका। तीनों का जो घटनाक्रम है वो एक सा है। जब व्यक्ति, ऐसे खूंखार व्यक्ति गिरफ्त में है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती। तीनों जगह यही हुआ, गाड़ी रुकी, उसने पिस्तौल या राइफल छीनी, भागा और गोली मार दी गई। तीनों इनकाउंटर एक तरीके से हुए हैं। ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाए हैं, उसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अच्छा काम किया। देखिए, मध्य प्रदेश की पुलिस ने बेहतर काम किया। एक इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को उनकी सक्रियता और कुशलता के कारण से उसको पकड़ा गया मध्य प्रदेश के अंदर। मैंने तो कल कहा था कि उनको सम्मानित करना चाहिए। लेकिन जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, तो दिग्विजय सिंह तो सेना ने एनकाउंटर किया है कि नहीं किया है, सेना ने वहां सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की नहीं की है, इसके सबूत भी पूछ रहे थे दिग्विजय सिंह। तो दिग्विजय सिंह का तो चरित्र है, हर चीज पर प्रश्न खड़ा करना, उनकी जिंदगी इसी में जाने वाली है। कल कह रहे थे कि ये जिंदा क्यों पकड़ लिया, अगर एनकाउंटर हो गया तो अब कह रहे एनकाउंटर क्यों हो गया। ये दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के बारे में मुझे लगता है कि ये अप्रासंगिक है अब समाज के लिए। समाज इनकी बातों पर कोई चिंता करता है, ना कोई इनको सुनता है, ना देखता है। धन्यवाद।
पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ शिवराज के प्रश्नों का जवाब दें, उसके बाद शिवराज से सवाल पूछें। आप सरकार में पहले कमलनाथ जी से जो प्रश्न किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसका जवाब तो दें। आपने कर्ज माफी क्यों नहीं की? आप सरकार में झूठ बोल करके जनता को भ्रम में डाल करके आप सत्ता में आए थे। आपने कहा था बिना किसी शर्त के कि हम कर्ज माफी करेंगे। 2 लाख की बाउंडेशन नहीं थी। आपने जनता से धोखा किया था। आप उसका जवाब दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, आपने नौजवानों से, मेरा कमलनाथ जी, शिवराज जी आपसे प्रश्न कर ही रहे, मैं आपसे एक प्रश्न आज करता हूं। आपने कहा था कि 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश के नौजवानों को देंगे। एक और बड़ा झूठ और छल आपने नौजवानों से किया था, देश प्रदेश के छात्रों से, नौजवानों से। जरा एक किसी छात्र को, नौजवान को आपने 1 रुपया दिया है क्या? जरा इसका भी जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशिया के सबसे बड़े सौर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। यह सौर पावर प्लांट रीवा में है और इस सौर पावर प्लांट की क्षमता 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। आपको यह भी बता दें कि इसी साल जनवरी में 750 मेगावाट की क्षमता के साथ यहां बिजली उत्पादन शुरू हो गया था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय नहीं मिलने की वजह से इसका लोकार्पण नहीं हो पाया। कार्यक्रम में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। इस परियोजना के तहत 250 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघ से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसके लिए मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रीवा का यह सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश के नहीं देश के लोगों को भी मिलेगा। यहां तक कि दिल्ली मेट्रो को भी यहां से बिजली सप्लाई करने का प्लान तैयार किया गया है। इस पे कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रोजेक्ट क्या है जरा आपको वो भी बता देते हैं। गुड़ रीवा में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है, जो बिजली उत्पादन के साथ साथ कई सहूलियतें देने का काम भी करेगा। को भी आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाघ से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसका आसमान से लिया गया वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बनके लहलहा रही है। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहां के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में जैसा अभी शिवराज जी बता रहे थे, मेट्रो रेल तक को रीवा से लाभ मिलेगा। अब रीवा वाला शान से कह पाएगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। रीवा की ही तरह शाहजहांपुर, नीमच और छतरपुर में भी
बड़े सोलर पावर प्लांट पर काम चल रहा है। ओमकारेश्वर डैम पर तो पानी में तैरता हुआ सोलर प्लांट, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप जो योजना बना रहे हैं उसको पूरा करके रहोगे। ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट के उद्घाटन को मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य का दिन बताया है। जो आज मध्य प्रदेश वासियों के लिए एक इतनी बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने जो दी है, इसके माध्यम से 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो देश के अंदर होगा, और हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि इस बिजली के उत्पादन के माध्यम से दिल्ली की मेट्रो को 24% बिजली का उत्पादन दिल्ली मेट्रो के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, और हम कह सकते हैं कि रीवा के बिजली उत्पादन के साथ दिल्ली की मेट्रो अब चलेगी। 4000 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ी परियोजना में से एक आज ये बनी है। इसमें मध्य प्रदेश का पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान बढ़ा है, और 1590 हेक्टेयर में ये सोलर प्लांट जो लगा है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आप अलीराजपुर जिला अस्पताल में जाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। जिस डॉक्टर से आप इलाज कराने जाते हैं हो सकता है वो नशे में भी हो। जी हां, जिला अस्पताल से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करती है। अस्पताल के डॉक्टर के कमरे में शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, लिहाजा यह कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर साहब अस्पताल में नशे में थे, क्योंकि जिस वक्त ये बोतलें बरामद की गई उस वक्त डॉक्टर साहब ड्यूटी पर ही थे। आपको यह भी बता दें कि इसका खुलासा तब हुआ जब कांग्रेस जिलाध्यक्ष अपनी मां के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर जो रूम है वहाँ पे डॉक्टर मंडलोई को मैंने आवाज़ दी, तो दरवाज़ा ठोका, तो वहाँ पे इतना वो पिया हुआ था कि मतलब डॉक्टर के नाते वहाँ इतना पिया हुआ था। और वहाँ पे हमने फिर मैंने पूरा देखा तो वहाँ पे कम से कम 4-5 डब्बे बियर के पड़े हुए थे। आज जो हालत है कि मतलब इतने करोड़ों रुपए आते हैं शासन के, लेकिन ये पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। और आम जनता उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार होता होगा, ये तो आज हमारे साथ हुआ। लेकिन जो आम गरीब जो लोग वहाँ अस्पताल में जाने के लिए डर रहे हैं क्योंकि हमेशा 2-3 डॉक्टर पिए हुए रहते हैं। तो मैं सभी डॉक्टरों से तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वसीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, क्या सच्चाई की अभी तक कोई जांच कोपाई, कोई कार्रवाई डॉक्टर साहब के खिलाफ हुई है? सिविल सर्जन से बात की गई इस मामले में, तो वो कुछ टाल मटोल जैसा जवाब दिया। उन्होंने बोला है कि आपत्तिजनक चीज जरूर मिली है और इसकी जांच जा रही है। जांच में जो भी निकल के आएगा निष्कर्ष, उसके बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये उठता है दीपेश की अलीराजपुर आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ का शिक्षा स्तर भी काफी कम है, और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में ऐसी लापरवाही या फिर कहें ऐसी हरकत काफी शर्मनाक है। दीपेश जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर जशपुर से। रेप के आरोपी के फरार होने के मामले में एक सहायक का उप निरीक्षक और 2 आरक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। आरक्षक रविंद्र प्रजापति और सुदीप एक का निलंबित किए गए हैं। एसपी बालाजी सोमावारा ने ये निलंबन की कार्रवाई की है। आपको बता दें ये अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। थाने से जो रेप का आरोपी है वो फरार हो गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली।
तो वहीं कवर्धा पुलिस को 71 लाख लूट के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस लूट के आरोपियों तक पहुंच चुकी है। कुछ आरोपियों से नकद रकम भी बरामद की गई है। एक आरोपी के घर से आज सुबह वॉशिंग मशीन में छुपा कर रखे गए 9,50,000 रुपये बरामद किए गए हैं, जबकि एक और आरोपी के घर से भी नकद बरामद किए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ आरोपी भागने की भी फिराक में थे, जिन्हें पकड़ा गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। एसपी ने कहा कि एक कड़ी जोड़ने के बाद की मामले का खुलासा किया जाएगा। ये भी बता दें कि पुलिस की इस मामले में 12 टीमें बनाई गई हैं, जो मामले की पड़ताल में लगी। तो बड़ी सफलता के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है और अब कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे मामले का खुलासा पुलिस करने की तैयारी में है। लूट के आरोपियों तक पहुंच चुकी है पुलिस और एक एक कर अब खुलासे होते नजर आ रहे हैं। खबर बेमेतरा से अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे की तस्वीर निकलकर सामने आई है। अवैध निर्माण तोड़ने के दौरान यह हंगामा हुआ है। हाईकोर्ट का स्टे नहीं मानने का विरोध यहां पर देखने को मिला। बिना सूचना के अतिक्रमण हटाने का आरोप भी यहां पर जो लोग हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।